Yes, students, we are continuing with chapter 7 equilibrium. So, liquid vapor equilibrium. Here, rate of evaporation किसके इक्वल है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के. अगर वाटर और उसके वाटर वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है जब पोजीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी क्लोज्ड वेसल में, तो रेट ऑफ वेपोरेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे. ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे? जब क्लोज्ड वेसल में. ओपन वेसल्स में कभी भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल नहीं हो सकते. नाउ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है? जब कोई सॉलिड चीज वेपर में कन्वर्ट हो और वेपर किस में कन्वर्ट हो? सॉलिड में कन्वर्ट हो. अगर आयोडीन को हम क्लोज्ड वेसल में रख देंगे तो उसके ना वेपर बनने लग जाएंगे. वेपर जब बनेंगे, जब उसके क्लोज्ड वेसल में रखा, जब उसके वेपर बन रहे हैं तो वो वॉयलेट कलर के वेपर बनने लग जाएंगे. वो सब बीकर में वॉयलेट वॉयलेट कलर का हो जाएगा. और फिर कुछ टाइम बाद वो वेपर बनने कांस्टेंट हो गए, उसके बाद बनने बंद हो गए. वो जो वॉयलेट वेपर बने थे वो वापस क्या हो गए? कंडेंस हो गए. और वो किस में कन्वर्ट हो गए? फिर सॉलिड में. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ सॉलिड जब वेपर में चेंज हो रहा है, दोनों का रेट क्या है? इक्वल. अब है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड. यू नो अबाउट सेचुरेटेड सॉल्यूशन. हमने एक टेम्परेचर ले लिया फिक्स और सॉल्वेंट लिया, सपोज नीचे वाटर लिया और एक रूम टेम्परेचर पे आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो वाटर में. एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो शुगर जो है वाटर में डिजोल्व होनी बंद हो गई रूम टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हम हीट करने लग जाएंगे, एक वाटर में जब हम शुगर डाल रहे थे उसमें डिजोल्व होनी बंद हो गई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर उसको वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. अगर उसे हीट करेंगे तो वो शुगर उसमें क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी. तो देखो यहाँ शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड है. जैसे कुछ अनडिजोल्व शुगर के पार्टिकल कहाँ जाएंगे? नीचे. और जो नीचे से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर आएंगे. तो जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है उतना किसके इक्वल आ गया? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर. नाउ गैसेज इन लिक्विड. जब हम सोडा वाटर बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से CO2 गैस डिजोल्व होती है और वो एकदम से बाहर आने लग जाती है जैसे ही बॉटल ओपन करते हैं. यहाँ पे क्या आ जाती है? हेनरी लॉ. जितना मास गैस का डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके प्रेशर के. तो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं उसके ऊपर जो स्पेस होता है वहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत क्या होता है? हाई. जितना गैस का अमाउंट डिजोल्व होगा उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, उतना ही क्या होगा? प्रेशर. और जैसे ही बोतल ओपन करते हैं, जो CO2 का गैस होती है वो उसमें डिजोल्व कम होती है. प्रेशर एकदम से क्या होने लग जाता है? बाहर आने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लग जाती है. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है वो भी कोल्ड ड्रिंक में क्या हो जाता है? लेस. तभी ये होती है हेनरी लॉ, व्हेन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है? क्लोज सिस्टम में और एक गिवन टेम्परेचर पे. और इक्विलिब्रियम पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कांस्टेंट. अपोजिंग प्रोसेस जो होते हैं वो भी सेम रेट पे होते हैं. नाउ इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस. डायनामिक नेचर होता है इक्विलिब्रियम का. वो कैसे? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है आपस में क्या है? इक्वल. इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम की स्टेज. जैसे व्हेन द रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी गिव्स सी एंड डी. ए और बी रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? सी और डी. यहाँ ए और बी की कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर जाएगी? इंक्रीज. फिर वापिस से सी और डी क्या दे हमें? ए और बी. ये सी दिस ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम. क्या हो रहा है यहाँ पे? ए और बी की कंसंट्रेशन देखो अपवर्ड. ए और बी की कंसंट्रेशन सॉरी दिस है. तो ए और बी की कंसंट्रेशन क्या कर रही है? डिक्रीज. और सी और डी की कंसंट्रेशन क्या कर रही है? इंक्रीज. अभी एक ऐसा पॉइंट आया टाइम के साथ
जब जहाँ कांस्टेंट चेंज आ गया, ना तो ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और ना ही सी और डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, कि फिक्स्ड पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का। सबसे सिंपल हेबर्स प्रोसेस सभी को पता होता है, व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इट गिव्स अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। दिस इज द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन एंड टाइम। Yes, students, you see here the ammonia is product here, so the molar concentration of product increase and the molar concentration of reactant is decrease. Similarly, in case of formation of HI, when H2 react with I2, it gives HI. H2 is colorless, I2 purple and HI also is colorless. अगर हम 1 मोल H2 का ले लें और 1 मोल I2 का ले लिया, एक ए बल्ब में ले लिया 500 डिग्री सेल्सियस में और 2 मोल्स किसके ले लिए, एच आई के, वैसा वैसा ही बल्ब है एक और, वो भी 500 डिग्री सेल्सियस में ले लिए। तो जो कलर की इंटेंसिटी होएगी बल्ब ए में वो डिक्रीज करेगी और बी की इंक्रीज करेगी। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, दोनों की इंटेंसिटी कलर की सेम हो जाती है। जब सेम हो गई तो वो कौन सी स्टेज हो गई, इक्विलिब्रियम। देखो इधर टाइम इंक्रीज और इधर टाइम डिक्रीज। जब 1 मोल ऑफ H2 से 1 मोल ऑफ I2 हो रहा है तो यहाँ पे ये ऐसे कब जाएगा, टाइम इंक्रीज के साथ हो रहा है। और जब 2 मोल्स ऑफ HI से वापस 1 मोल ऑफ H2 और I2 मिलेगा तो इधर टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ये वाला पॉइंट दोनों में क्या हो जाएगा जब टाइम डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे दोनों ही इंटेंसिटी कलर की क्या हो जाएगी, सेम।